रीबर्थ ऑफ एन अनवांटेड वाइफी एपिसोड 11। नव्या ने जैसे ही अपनी तरफ आते उसे शख्स को देखा, तुरंत ही अपनी मां का हाथ पकड़कर उसने कहा, मां चलिए हमें यहां से चलना होगा, और मैं ठीक हूं। इतना बोलते हुए वो वहां से अपनी मां को लेकर एक साइड पर जाने लगी, तभी पीछे से उस शख्स की आवाज नव्या के कानों में पड़ी। नव्या, एक मिनट रुको, कहाँ जा रही हो तुम ऐसे, वो भी इतनी रात को आंटी के साथ? कार से निकलकर उनकी तरफ आते हुए उस लड़के ने नव्या का नाम लेकर पुकारा, तो फिर नव्या की मां भी अपनी जगह पर रुक गई और सवालिया नजरों से नव्या की तरफ ही देखने लगी, जबकि नव्या ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। नव्या की मां ने उससे पूछा, नव्या, वो कार वाला लड़का तुझे जानता है, तेरा नाम लेकर बुला रहा है, कौन है वह, क्या तुम भी उसे जानती हो? नव्या अपनी मां की इस सवाल का कोई भी जवाब दे पाती उससे पहले ही वो लड़का वहां पर जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। नव्या ने अब तक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था, इसलिए उसने दोबारा से पूछा, नव्या बताओ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर इतनी रात को, और अक्षत कहाँ है? नव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पार्थ सर, और मैं अकेली नहीं हूँ, अपनी माँ के साथ हूँ, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू, आपने पूछा? नव्या ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ चलिए यहाँ से। लेकिन नव्या की माँ अभी भी कंफ्यूज थी, उन्हें समझ नहीं आया कि वो लड़का कौन था। पार्थ ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, अरे लेकिन कहाँ जाना है, ऐसे सड़क पर पैदल क्यों जा रही हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ, अपने घर जा रही हो क्या? और ध्यान कहाँ था तुम्हारा, ऐसे अचानक कार के सामने आ गई? नव्या की माँ ने तुरंत ही पार्थ की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, वही तो मैं भी बोल रही थी, इस लड़की से वो क्या है ना, थोड़ी सी परेशान है। नव्या ने तुरंत ही अपनी माँ के हाथ को कसकर दबाते हुए उन्हें घूर कर देखा और धीमी आवाज में बोली, बस करिए माँ, आप सारी बातें ही बता देगी क्या? नव्या के इस तरह बोलने पर उसकी माँ तो चुप हो गई, लेकिन पार्थ ने भी उसकी थोड़ी बहुत बातें सुन ली, और जो कुछ भी उसकी माँ ने कहा था उसे बात पर तो पार्थ को यकीन भी नहीं हो रहा था। उसने बहुत ही हैरानी से पूछा, क्या बात है नव्या, मुझे बताओ, और अक्षत कहाँ है? नव्या कुछ नहीं बोली, तो अब पार्थ ने उसकी माँ से पूछा, आंटी आप ही बता दें, मैं अक्षत का फ्रेंड हूँ। ये सुन नव्या की माँ ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तो तुम ही अपने दोस्त को समझाओ, मेरी बेटी से एक समझौते की शादी की उसने, और अब समय पूरा हुआ तो उसे निकाल दिया। यहाँ तक इतनी रात गए मेरे जेठ और जेठानी ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया, अब कहाँ लेकर जाऊं मैं अपनी बच्ची को? नव्या ने अपनी माँ को बोलते देख उन्हें रोकना चाहा था, पर वो नहीं रुकी, तो पार्थ ने माँ की बात सुन अब नव्या को घूरते हुए पूछा, नव्या, आंटी जी सही कह रही है, अक्षत ने तुम्हें घर से निकाल दिया, पर अक्षत ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानता हूँ, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी तुम दोनों के बीच, नव्या तुम घर वापस जाओ। आई एम सॉरी पार्थ सर, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, और आप सही कह रहे हैं, अक्षत ने मुझे नहीं निकला, मैं खुद ही वो घर छोड़कर आई हूँ, क्योंकि आपको तो सब पता है कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, ऐसे में हमारा रिश्ता आखिर कितना ही लंबा चलता, तो मैं इससे पहले ही खत्म कर लिया। नव्या ने जैसे ही उसे यह बात बताई तो पार्थ को भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात याद आई, लेकिन उसे लगा नहीं था कि अक्षत अभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात को लेकर नव्या को घर से निकाल देगा, या इस बात को लेकर उनके बीच कोई लड़ाई होगी। उसे लगा था नव्या दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को भूल चुके थे, और अक्षत, वो तो नव्या से प्यार करने लगा था, यहाँ तक उनकी शादी का खुलासा दुनिया वालों के सामने भी करने वाला था। वो सारी बातें याद आते ही पार्थ ने एकदम से कहा, हाँ मुझे पता है उसे बारे में, लेकिन उस वजह से अचानक तुम घर कैसे छोड़ सकती हो, तुम्हें तो वह बात पहले से ही पता थी ना, फिर अचानक से क्या हुआ मुझे बताओ। नव्या ने पार्थ की बात का जवाब देते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ वह हमारा पर्सनल मैटर है सर, प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी वजह से मेरी माँ को भी घर से निकाल दिया, ताऊ और ताई जी ने। नव्या ने उसे पूरी बात बताने से मना कर दिया, तो फिर पार्थ ने भी ज्यादा जोर देना ठीक नहीं समझा। पार्थ ने उसकी बात पर कहा, अच्छा ठीक है मत बताओ, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और आंटी को ऐसे यहाँ सड़क पर अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकता, इसलिए चलो मेरे साथ आओ। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी, डोंट वरी। पार्थ ने बहुत ही अपनेपन से कहा, नव्या देखो, भले ही अक्षत मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से अब हम दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं ना, और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की नजरों से देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे यहाँ रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकता, ये जानने के बाद कि तुम्हारे और आंटी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। पार्थ की यह बात सुनकर नव्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, उसे नहीं लगा था कि पार्थ उससे इतनी बड़ी बात बोलेगा।
नव्या को लगा था कि सब कुछ जाने के बाद वो अक्षत की ही साइड लेगा, इसीलिए नव्या उसे पूरा सच नहीं बता रही थी और ना ही उसे मदद लेना चाहती थी, लेकिन अभी वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। पार्थ ने आगे कहा, प्लीज जिद मत करो, मेरे साथ आओ। नव्या, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। आंटी आप समझाइए ना इसे, कहाँ जाएंगे आप दोनों इतनी रात को? नव्या की मां ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नव्या बेटा, अगर ये तुम्हारा दोस्त था और तुम इसे जानती हो तो हम इसके साथ चल सकते हैं, क्योंकि ना ही मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं और ना ही तुम्हें। नव्या भी कहीं ना कहीं पार्थ पर इतना भरोसा तो करती थी, इसलिए अपनी मां की बात सुनकर आखिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पार्थ ने उन दोनों को अपनी कार में बिठाया और सीधे अपने घर लेकर आ गया। उससे और कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि वह शायद अभी उसे पूरी बात बताने की हालत में नहीं थी। पार्थ का घर भी काफी बड़ा था, एकदम किसी बंगले जैसा, इसलिए जैसे ही उसने अपने घर के सामने कार रोकी, नव्या खिड़की से बाहर देखते ही एकदम हैरान रह गई और उसे समझ आ गया कि पार्थ भी अक्षत भी ही तरह एक रिच फैमिली से था। नव्या वहां तक आ तो गई थी, लेकिन अभी वो पार्थ के साथ उसके घर के अंदर जाने से पहले भी 10 बार सोच रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। नव्या ने अपने मन में कहा, क्या हमारा पार्थ सर के साथ यहाँ पर आना सही है? अगर अक्षत को इस बारे में पता चला तो कहीं वो फिर से मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा दें। नव्या काफी घबराई हुई थी, तभी पार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या सोच रही हो? अंदर आओ, मैं तुम्हारा सामान लेकर अंदर जा रहा हूँ, तुम आंटी के साथ आओ। नव्या का सूटकेस लेकर पार्थ उन दोनों से पहले ही अपने घर के अंदर चला गया, क्योंकि उसे पहले बाकी सबको उनके बारे में बताना भी था। लेकिन जब वो घर के अंदर आया तो उसने देखा कि फिलहाल वहां पर लिविंग एरिया में तो कोई भी नहीं था। उसने घर के पुराने नौकर विष्णु काका से पूछा, काका कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है सब? सो गए क्या इतनी जल्दी? विष्णु काका ने जवाब देते हुए कहा, मालिक और मालकिन तो कहीं बाहर गए हैं और पायल बिटिया है अपने कमरे में। आपको क्या चाहिए बाबा, खाना लगाऊं क्या? पार्थ ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं काका, मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन आप खाना गर्म कर दीजिए, मेरे साथ कुछ मेहमान आए हैं, हो सकता है उन्हें भूख लगी हो। विष्णु काका ने एक पल रुककर सोचा कि इस वक्त कौन से मेहमान पार्थ के साथ आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और पार्थ की बात मानकर उनके लिए खाना गर्म करने चले गए। नव्या अपनी मां के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और पार्थ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह दोबारा उन दोनों के पास पहुंचा और उसने उन दोनों को इनवाइट करते हुए कहा, आओ ना, अंदर आओ, सोच क्या रही हो नव्या? आंटी आप भी आइए। अंदर आते हुए नव्या और उसकी मां दोनों ही नजर घुमाकर चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि पार्थ का घर काफी मॉडर्न और सुंदर बना हुआ था। वो काफी बड़ा था और वहां पर लिविंग एरिया में ही इतनी जगह थी कि लगभग 200-300 लोग एक साथ आ जाए। नव्या ने अंदाजा लगाया कि पार्थ का घर अक्षत के घर से बस कुछ ही छोटा होगा या फिर शायद उतना ही बड़ा। पार्थ ने घर के नौकर से पानी लेकर आने को कहा और नव्या और उसकी मां को सोफे पर बिठा दिया। कुछ देर के बाद पार्थ की छोटी बहन भी सीढ़ियां उतरती हुई वहां पर आई और उसने जब नव्या और उसकी मां को देखा तो थोड़ी दूर पर ही रुक गई और सवालिया नजरों से पार्थ की तरफ देखने लगी। पार्थ की बहन दिखने में बहुत सुंदर थी और बहुत क्यूट भी। उसका छोटा गोल चेहरा था और हाइट भी नव्या से थोड़ी कम थी। देखने में वह नव्या की ही हम उम्र लग रही थी। उसके ब्राउन और हाईलाइट बाल थे। उसने इस वक्त नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी। अपनी बहन को इस तरह शक भरी नजरों से अपनी तरफ देखते हुए पार्थ उसके ऐसे देखने का मतलब समझ गया और तुरंत ही उसकी तरफ चला गया। पार्थ को अपनी तरफ आते देखा उसकी बहन ने तुरंत ही पूछा, भैया ये लोग कौन है? पार्थ ने उसे शॉर्ट में पूरी बात समझाते हुए कहा, यह एक्चुअली मेरी जूनियर है कॉलेज में, मेरी फ्रेंड की तरह ही है और साथ में उसकी माँ है, लेकिन अभी इन्हें हेल्प की जरूरत है और इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो मैं इन्हें यहाँ पर ले आया। उसकी छोटी बहन पायल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मतलब रहने की जगह नहीं थी? उनका घर कहाँ गया भैया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? पार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत प्रॉब्लम में थी दोनों, इसीलिए मैंने बस थोड़ी सी हेल्प की और यहाँ पर ले आया। वैसे मम्मी पापा तो कुछ नहीं कहेंगे ना? पायल ने अपने कंधे उचकते हुए कहा, पता नहीं, अब वो तो मम्मी पापा के आने के बाद ही पता चलेगा। पार्थ ने पायल से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर नव्या से बात करो, हो सकता है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही हो, मैं जब तक गेस्ट रूम रेडी करवाता हूँ। पार्थ के बोलने पर पायल वहां पर आकर नव्या से बात करने लगी और इतनी देर में पार्थ ने भी उन दोनों के लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दिया। उसने 2 गेस्ट रूम खुलवा दिए थे और उसने जब ये बात नव्या को बताई तो नव्या ने कहा, 2 रूम की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही कमरे में अपनी माँ के साथ रह लूंगी।
पार्थ ने उनसे पूछा, आप दोनों को भूख लगी है तो मैं खाना लगवा देता हूँ। नव्या ने बहुत ही सहूलियत से मना करते हुए कहा, नहीं, थैंक यू सो मच पार्थ सर। आप पहले ही काफी हेल्प कर चुके हैं और हमें भूख नहीं लगी है, हम ठीक हैं। उसके बाद वह अपनी मां के साथ सीधा गेस्ट रूम की तरफ चली गई रेस्ट करने के लिए, और साथ ही उसे आगे के बारे में भी सोचना था क्योंकि उसे पता था वह यहाँ पर ज्यादा दिन तो नहीं रह सकती थी। नव्या की मां कुछ देर के बाद सो गई, लेकिन नव्या की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं पार्थ की बहन पायल ने उसे बीच सीढ़ियों पर रोकते हुए पूछा, ओह, कहाँ, सच सच बताओ ये सुंदर सी लड़की कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? पार्थ ने पायल की बात सुन उसके गाल पर हल्के से मारते हुए कहा, अक्षत की वाइफ है वो। पायल ने सुना तो हैरान होते हुए पूछा, क्या? अक्षत भाई ने शादी कब की? और की तो मुझे नहीं बताया, और ना ही शादी में बुलाया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। पार्थ ने ऊपर जाते हुए कहा, हाँ तू तो लड़ लेना उससे। ये कहते हुए पार्थ ऊपर चला गया था कि तभी पायल के मन में सवाल उठा कि अगर वो अक्षत की वाइफ है तो वो यहाँ क्या कर रही है। असल में अक्षत किसी से प्यार करता हो या ना हो, पर पायल को अपनी छोटी बहन मानता था और उसे एक बड़े भाई की तरह ही प्यार करता था, यहाँ तक कि वो उससे बहुत सी बातें तक शेयर करता था। तारांकन अगली सुबह ओबरॉय मैंशन। अक्षत के कमरे का दरवाजा अभी भी वैसे ही खुला हुआ था जिस तरह से खोलकर नव्या वहां से निकलकर बाहर गई थी, लेकिन कमरे के अंदर का हाल एकदम ही बिगड़ा हुआ था। कमरे का सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा था और बेड पर अक्षत अपने हाथ पैर नीचे लटकाए हुए एकदम किनारे पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और बिना अपनी पलकें झपकाए वो अपने कमरे की सीलिंग को निहार रहा था। कमरे के साथ साथ अक्षत की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी और तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, ओ गॉड आशु, क्या है ये सब? क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपने कमरे का और अपना भी? कमरे के दरवाजे पर अक्षत की भाभी अलका खड़ी हुई थी। वह शायद अक्षत को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी क्योंकि 10 बज रहे थे। इसके अलावा अक्षत के कमरे से काफी सारे आवाज भी आई थी रात को जो कि अलका को सुनाई दे रही थी, इसलिए वह देखने आई थी। उसे लगा था अक्षत और नव्या के बीच झगड़ा हो रहा होगा और वह अक्सर उनके कमरे के बाहर आकर उनकी बातें सुना करती थी। लेकिन आज उसने जो देखा तो वह देखकर उसकी आंखें एकदम ही खुली रह गई और उसने एक हाथ अपने मुंह पर रखते हुए पूछा, आशु, क्या है ये सब? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? और नीचे चलो, सब तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहे हैं। और तुम्हारी वो सो कॉल्ड वाइफ, वो कहाँ है? अलका के 2 बार चिल्लाने पर भी अक्षत पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर अलका खुद ही वहां से वापस नीचे आ गई। वैसे भी अक्षत का कोई इंतजार नहीं कर रहा था, वो खुद से ही वहां पर गई थी यह सोचकर कि उसे अक्षत और नव्या का झगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन जब उसे नव्या ही वहां पर नहीं दिखी और साथ ही अक्षत के कमरे का ऐसा हाल, तो वह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अलका ने डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ी लड़ाई हुई है दोनों के बीच। लेकिन ऐसा था तो फिर आवाजें क्यों नहीं आई और वह नव्या की बच्ची सुबह सुबह गायब कहाँ हो गई? अपने मन में ये सब कुछ सोचती हुई अलका भी अब तक डाइनिंग टेबल तक आकर रक्षित के बगल वाली चेयर पर बैठ गई थी। अक्षत के डैड ने एकदम से पूछा, आशु, नव्या कहाँ है? अब तक उन दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया, ब्रेकफास्ट के लिए टाइम तो हो गया है। अक्षत की मॉम ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल हैं वो दोनों। अक्षत के डैड ने कहा, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, दोनों में से कोई तो आ ही जाता है नाश्ते के टाइम। दादाजी ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ, नव्या भी मुझे आज नहीं दिखाई दी, वो हर सुबह ही पूजा आरती करती थी, सबसे पहले उठकर। दादाजी ने जैसे ही नव्या की तारीफ में ये बात कही, अक्षत की मॉम और भाभी दोनों का ही मुंह बन गया। कुछ देर के बाद अक्षत भी वहां डाइनिंग एरिया में आया और एक चेयर पर बैठ गया। अक्षत चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा, उसने किसी से कोई भी बात नहीं की। सभी ने नोटिस किया कि आज वो कुछ ज्यादा ही चुप था और नव्या भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन किसी ने भी अक्षत से कोई सवाल नहीं किया। अक्षत के दादाजी ने उससे पूछा, आशु बेटा, सब ठीक तो है ना? नव्या कहीं नजर नहीं आ रही, इतनी जल्दी निकल गई क्या वो अपने कॉलेज के लिए? दादाजी ने उससे पूछा तो अक्षत खाते हुए रुक गया और उसने अब तक अपने और नव्या के बीच हुई बात के बारे में किसी को भी नहीं बताया था और ना ही वह इस बारे में घर वालों से बात करना चाहता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो दादाजी ने दोबारा से पूछा, आशु बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे? दादाजी के दोबारा से पूछने पर अक्षत ने कहा, मुझे नहीं पता कौन कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं घूमता हूँ।
अक्षत ने एकदम गुस्से में कहा और तुरंत ही अपने आगे रखी नाश्ते की प्लेट को खिसकाकर वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। अक्षत का ऐसा बर्ताव देखकर उसके दादाजी भी हैरान रह गए, क्योंकि बाकी सब से वह चाहे जैसा बर्ताव करे, लेकिन दादाजी की बात का जवाब वो हमेशा ही बहुत कायदे से देता था, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। सारे लोग इस बात पर हैरान रह गए। दादाजी को भी थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अक्षत के डैड ने उसे डांटते हुए कहा, आशु ये क्या तरीका है? तुम बाकी सब से तो बदतमीजी करते ही थे, क्या अब पापा से भी इस तरह बदतमीजी से बात करोगे? अक्षत ने तुरंत ही अपने डैड को भी जवाब देते हुए कहा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने बस सवाल का जवाब दिया है। अक्षत ये कहते हुए वहां साइड से निकलकर तेजी से घर से बाहर चला गया। सब एकदम हैरान थे और एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। अक्षत पहले ऐसा बर्ताव करता था, लेकिन नव्या के आ जाने के बाद से वह पहले से काफी बदल गया था और सबके साथ अच्छी तरह पेश आने लगा था। आज फिर से पहले वाले अक्षत को देखकर सब एकदम सदमे में थे, लेकिन अक्षत की मॉम ने तुरंत ही कहा, सब आप लोगों की वजह से ही है, कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ाया हुआ है आप लोगों ने इसे। दादाजी ने अक्षत की ही तरफदारी करते हुए कहा, चुप करो बहू, हो सकता है उसे कोई परेशानी हो, तुम्हें तो बस मौका चाहिए सबको अक्षत के खिलाफ भड़काने का। दादाजी का इतना बोलने पर फिर अक्षत की मॉम भी चुप हो गई और अक्षत के डैड ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अक्षत के भैया भाभी आपस में खुसर फुसर करते हुए कुछ तो बात कर रहे थे जो कि और किसी को सुनाई नहीं दी। अक्षत भी अब तक वहां से बाहर निकल आया, लेकिन आज वो ऑफिस नहीं गया। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी ही नहीं हुआ था। वो बस अपनी कार लेकर ऐसे ही घर से निकल गया और उसका कहीं भी रुकने का मन नहीं हो रहा था। काफी स्पीड में वो सड़क पर अपनी कार दौड़ाता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पार्थ के घर नव्या और उसकी मां दोनों कल रात से यहां पर रुकी थी, तो घर के नौकरों ने उन लोगों के लिए भी नाश्ता बना दिया था और पार्थ के मम्मी पापा भी घर वापस आ चुके थे। नव्या और उसकी मां अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी, तभी पायल और पार्थ जैसे ही अपनी जगह पर आकर बैठे। पार्थ भी अपने मम्मी पापा को नव्या के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वह कहां से शुरू करे। तो पायल ने उसकी मनोदशा को समझते हुए कहा, मम्मी पापा, भैया को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पायल की बात सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों ने उसकी तरफ देखा और फिर पार्थ की तरफ देखते हुए उसके पापा ने कहा, हाँ तो तुम्हारे भैया के मुंह में जुबान नहीं है क्या? उन्हें कुछ बोलना है तो वह खुद भी बोल सकते हैं, तुम क्यों उनकी तरफ से बोल रही हो? पायल ने कहा, अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्थ की मम्मी ने उससे पूछा, अच्छा कुछ तो है, अब क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों की? अपनी मम्मी की यह बात सुनते ही पार्थ ने तुरंत ही कहा, मम्मी कहा आप इस पागल लड़की की बात सुन रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरी एक दोस्त, मेरा मतलब मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर है। कल रात उसे थोड़े हेल्प की जरूरत थी तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ सड़क पर अकेले थी और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो बस वही बताना था। मैंने ठीक किया ना मम्मी पापा? पार्थ ने बड़ी हिम्मत करके एक सांस में ही पूरी बात बोल दी और पार्थ की यह बात सुनते ही उसके मम्मी पापा दोनों नाश्ता करते हुए रुक गए। पार्थ के मम्मी पापा दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें अब तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों काफी देर रात को बिजनेस पार्टी से घर वापस आए थे और अभी बस सुबह का नाश्ता कर ही रहे थे जब उन्हें इस बारे में पता चला। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि कोई और भी कल रात से उनके घर में रह रहा है, इसीलिए वो दोनों चौंक गए थे। पार्थ अपने मम्मी पापा को नव्या और उसकी मां के बारे में पूरी बात बता ही रहा था कि तभी नव्या अपनी मां के साथ कमरे से निकलकर वहां पर उस तरफ आई, क्योंकि उसने देखा सब लोग वहां पर ही बैठे हुए थे। पार्थ ने जैसे ही नव्या को वहां पर आते हुए देखा, वो बहुत ही प्यार और अपनेपन से बोला, अरे नव्या, आओ ना, हम सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो, हम सब बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और इनसे मिलो, ये मेरे मम्मी पापा है। पार्थ के इस तरह से इनवाइट करने पर नव्या को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी इस तरह पार्थ और उसकी फैमिली के बीच आकर बैठने की, और उसने अपनी मां की तरफ देखा तो उसकी मां भी अपनी जगह पर रुक गई थी। उन दोनों को ऐसे थोड़ी दूर पर रुका हुआ देखकर पार्थ ने पायल के कान में धीरे से कहा, पायल तुम जाकर नव्या से बात करो ना, वो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल है अभी यहाँ पर। पार्थ की बात सुनते हुए पायल ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वह अपनी कुर्सी से उठने ही वाली थी कि उससे पहले ही पार्थ की मां अपनी जगह से उठ गई और वह नव्या और उसकी मां की तरफ ही बढ़ गई। अपनी मां को इस तरह उन दोनों की तरफ जाते देखकर पायल वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और पार्थ पायल दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पार्थ की मां ने नव्या के सिर पर धीरे से हाथ रखते हुए कहा, क्या सोच रही हो बेटा, आओ ना साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे भी तुम हमारी गेस्ट हो और आप भी।
पार्थ की मां ने भी बहुत प्यार से यह बात कही तो नव्या और उसकी मां दोनों को ही काफी अच्छा लगा और वो दोनों उनके साथ आगे डाइनिंग टेबल तक आ गई और तभी पार्थ के पापा ने कहा, हाँ बिल्कुल अपना ही घर समझो बेटा। वो तो हमारे इस बेवकूफ बेटे ने हमें इतनी देर में बताया आप दोनों के बारे में, नहीं तो हम आपके बिना ब्रेकफास्ट भी शुरू नहीं करते। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर पार्थ भी काफी रिलैक्स हो गया, ये सोच करके उसके मम्मी पापा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो नव्या को यहाँ पर लेकर आया और उसने राहत की सांस ली। पार्थ ने अपने मम्मी पापा को नव्या और अक्षत के रिलेशनशिप वाली बात भी बता दी थी और साथ ही यह भी समझा दिया था कि वो लोग फिलहाल नव्या से अक्षत को लेकर कोई भी बात ना करें। पार्थ के मम्मी पापा काफी समझदार और स्पोर्टिव टाइप के पेरेंट्स थे, इसलिए वो नव्या से उसके कॉलेज और पढ़ाई के बारे में पूछने लगे तो नव्या भी उनकी बात का काफी खुशी खुशी जवाब देने लगी। फिर उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो नव्या की मां ने बहुत ही उदास होते हुए कहा, मेरे पति की डेथ के बाद से वैसे भी मेरा कोई परिवार नहीं बचा, मैं बस वहां पर एक नौकर की तरह ही रह रही थी, लेकिन अब शायद उन लोगों को नौकर की भी जरूरत नहीं रही। नव्या की मां की बात सुनकर उन सभी लोगों को उनका दुख फील हुआ और बात चेंज करने के लिए पायल ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, वैसे भी आप वहां पर खुश नहीं होंगी ना। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पायल ने कहा और उसका साथ देते हुए पार्थ की मां ने भी उन दोनों को नष्ट करने के लिए फिर से कहा और वो सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद नव्या अपनी मां के साथ वापस गेस्ट रूम में आ गई और अभी इस वक्त पूरा रेडी होने के बाद वो अपने मोबाइल फोन में कुछ सर्च कर रही थी और वो कहीं जाने के लिए रेडी लग रही थी। नव्या ने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहा, अच्छा मां, मैं अभी निकलती हूँ और आप यही प्रार्थना करना कि मुझे ये जॉब मिल जाए, अभी मेरे लिए जॉब मिलना बहुत जरूरी है। नव्या की मां ने इमोशनल होते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ तुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है हमारे पास। अपनी मां को इमोशनल देखकर नव्या ने अपनी मां के गले लगते हुए कहा, मां प्लीज आप ऐसे इमोशनल मत हो, वैसे भी यहाँ पर सब लोग कितने अच्छे हैं और पार्थ सर को जैसे भगवान जी ने भेजा था हमारी हेल्प के लिए, नहीं तो पता नहीं हम दोनों कहाँ जाते। नव्या की बात सुनकर उसकी मां ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया और वह अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। फिर अपनी मां को बाय बोलकर नव्या वहां से चली गई, क्योंकि उसने इंटरनेट पर ऐड देखा था और वह वहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अपने घर से निकाला और वह अपनी लैम्बोर्गिनी कार को काफी तेज स्पीड से चलता हुआ बस सड़क पर दौड़े जा रहा था और उसके दिमाग में बार बार नव्या और नील को एक साथ देखना याद आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों के सामने वो सीन चल रहा हो। अक्षत ने एकदम से कार के ब्रेक लगाए और अपने आप से कहा, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, इसी बारे में सोच सोच कर मुझे किसी नतीजे पर तो पहुंचना होगा और इसके लिए मुझे कहीं से तो शुरू करना होगा। अक्षत इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आया और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने अपने आप से कहा, हाँ नील, मुझे नील को ढूंढना चाहिए, अगर वह मिल गया तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से ही यह सब शुरू हुआ है। नील के बारे में सोचकर अक्षत का गुस्सा जैसे और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद को शांत किया और दोबारा से कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर के बाद अक्षत ने एक बस्ती जैसी जगह पर अपनी कार रोक दी और साइड में कार पार्क करने के बाद वो कार से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा और उसने अपने आप से कहा, एड्रेस तो यही बताया था नमित ने, तो यही जगह होनी चाहिए। अक्षत वहां से आगे बढ़ा और वो थोड़ा सा ही आगे आया था, तभी साइड से निकालकर आगे जाते हुए एक लड़के पर उसकी नजर पड़ी। वह और कोई नहीं नील था, वो कहीं जा रहा था और उसे ऐसे वहां से कहीं जाते हुए देखकर अक्षत भी चुपचाप उसके पीछे ही जाने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद नील एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके पीछे आ रहा है और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अक्षत एकदम उसके सामने खड़ा हुआ था। अक्षत को इस तरह अपने सामने देखकर नील एकदम ही घबरा गया, लेकिन ये बात उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अक्षत की तरफ देखते हुए बोला, ओहो मिस्टर अक्षत ओबरॉय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आजकल ये काम शुरू कर दिया है तुमने दूसरों का पीछा करने का? अक्षत ने भी गुस्से में जवाब दिया, ये काम भी तेरे उस घटिया काम से तो बेहतर ही है जो तूने शुरू किया है, लोगों से उनकी बीवी छीनने का। नील ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने किसी की बीवी नहीं छीनी है और नव्या तुम्हें छोड़कर चली गई है तो गलती तुम्हारी ही है, और तुम यह मत भूलो कि नव्या और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम हम दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहे थे, वो कभी भी तुम्हारी नहीं थी। नील की ऐसी बातें सुनकर अक्षत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से में नील का कॉलर पकड़कर उसे आगे खींचा और उसे धमकाते हुए बोला,
मुझे पता है ये सब तेरा ही किया धरा है, तूने ही उसका दिमाग खराब किया होगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे, उस दिन भी तू ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने तुझे रोक दिया, उसका ही बदला लिया है ना तूने मुझसे। अक्षत को पीछे धकेलते हुए नील भी गुस्से से बोला, मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नव्या हमेशा से मेरी ही थी और दूर रहकर बात करो अक्षत, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। नील की यह बात सुनते ही अक्षत ने गुस्से में एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया, जिसकी वजह से नील के होठों के किनारे से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वह एकदम शांत वहां पर खड़ा रहा और चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसने अक्षत की तरफ देखा और कहा, नव्या मेरे साथ खुश है, तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा क्योंकि शायद तुम भूल गए हो लेकिन वह मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम हम दोनों के बीच आए थे, वह भी मदद करने के बहाने, कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी खत्म हो जाएगा और फिर वह तुम्हारी नाम की पत्नी भी नहीं रहेगी। अक्षत को नील की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह दोबारा से उसे मारने वाला था, तभी नील ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी बातें सुनकर अक्षत भी सच में पड़ गया क्योंकि नील कहीं ना कहीं सही बोल रहा था। नील को अक्षत की कई बातों पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सब सोचने पर मजबूर हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि सच में कहीं नील और नव्या के बीच आया था, क्योंकि शुरू में भी उसे यह बात पता थी कि नील और नव्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। नील ने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, अक्षत मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, इसीलिए तुमसे मदद मांगी थी और कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त होकर तुम ही ऐसी घटिया हरकत करोगे और मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे ही चुराने की कोशिश करोगे। अक्षत ने दांत पीसते हुए कहा, नव्या मेरी पत्नी है और तुम भी उससे प्यार नहीं करते थे, अगर करते होते तो तुमने उस दिन उसकी ड्रिंक स्पाइक करके उसका फायदा उठाने की कोशिश ना की होती। नील ने सफाई देते हुए कहा, मैं वो सब करना नहीं चाहता था अक्षत, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया था क्योंकि तुम उस वक्त भी हम दोनों के बीच आ रहे थे और अभी भी तुम यही कर रहे हो। अक्षत नील की बातों में आना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं नील ही गलत है इन सब में, लेकिन उन दोनों के बीच में आने वाली बात को लेकर अक्षत थोड़ा सोच में पड़ गया था। अक्षत को चुप देखकर नील ने कहा, अक्षत नव्या को भूल जाओ, यही हम सबके लिए बेहतर होगा, वो कभी भी तुम्हारी नहीं थी और ना कभी तुम्हारी हो सकती है। नील इतना कहकर वहां से आगे चला गया क्योंकि वो समझ गया था उसकी बातों ने अक्षत के दिमाग पर असर कर दिया है और अक्षत अभी भी चुपचाप वहां पर खड़ा था। उसने ना ही नील को रोकने की कोशिश की और ना ही उसके पीछे जाने की, यहाँ तक वह तो उसकी बातों के जवाब में फिलहाल कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि उसे कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। नील के जाने के बाद अक्षत भी इन सब चीजों के बारे में सोचता हुआ वापस अपनी कार में लौट आया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शाम को लगभग 7 बजे नव्या पार्थ के घर वापस आती है और उसकी मां बहुत ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वह वहां पर बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी नव्या के बिना और उनके लिए सिचुएशन भी काफी ऑकवर्ड थी। नव्या जब वापस आई तो उसने अपनी मां को वहां पर लिविंग एरिया में ही देखा, वो शायद उसका ही इंतजार कर रही थी, इसलिए नव्या उनके पास आकर बैठ गई। नव्या की मां ने जैसे ही नव्या का चेहरा देखा वो पूरी बात समझ गई और उन्होंने नव्या से कुछ नहीं पूछा, लेकिन नव्या ने खुद ही कहा, सॉरी मां, मैं बहुत बुरी बेटी हूं, आपको इतना कुछ सहना पड़ रहा है सिर्फ मेरी वजह से। नव्या बहुत ही मायूस थी और उसकी आंखों में गिल्ट एकदम साफ नजर आ रहा था। नव्या की मां ने बहुत ही प्यार से नव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है, कुछ भी तेरी वजह से नहीं हुआ और कोई बात नहीं, अगर तुझे आज ये जॉब नहीं मिली कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। नव्या की मां ने बहुत ही प्यार से यह बात कही तो नव्या एकदम ही चौंक गई और उसने कहा, लेकिन मां मैं तो अभी आपको बताया ही नहीं, आपको कैसे पता चला कि मुझे जॉब नहीं मिली। नव्या की मां ने कहा, तेरी मां हूं मैं, तेरे चेहरा देखकर दिल का हाल समझ सकती हूँ, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। नव्या को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, लेकिन मायूसी से उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नव्या को ऐसे देखकर उसकी मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे बेटा इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इतनी जल्दी, वैसे कोई तो वजह बताई होगी ना, उन लोगों ने क्यों काम पर नहीं रखा तुम्हें। अपनी मां की बात सुनकर नव्या के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ वो मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है और इसके अलावा मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई है, एग्जाम तो हो गए हैं लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, बस इसी वजह से उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल फिर दूसरी जगह पर ट्राई करूंगी। नव्या ने जैसे ही यह बात बोली, पीछे खड़ा हुआ पार्थ जो इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था उसने तुरंत ही कहा, नहीं कोई फायदा नहीं है कहीं भी ट्राई करके। नव्या पहले से ही बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी ऐसे रिजेक्ट होने की वजह से,
और उस पर पार्थ की ऐसी नेगेटिव बात सुनकर वह और भी ज्यादा टेंशन में आ गई। नव्या और उसकी मां दोनों ही अपनी तरफ आते हुए पार्थ की तरफ देखने लगी और पार्थ नव्या के सामने आकर खड़े होते हुए बोला, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं बस ये बोल रहा था नव्या कि तुम जहां भी अप्लाई करोगी सब इसी वजह से रिजेक्ट कर देंगे और अभी रिजल्ट आने में 1 मंथ है, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी। पार्थ ने उसे काफी अच्छे से यह बात समझाई, लेकिन इससे नव्या की परेशानी तो हल नहीं होने वाली थी, तो उसने तुरंत ही टेंशन में आते हुए पूछा, तो फिर क्या करूं मैं, जब तक 1 मंथ कैसे बीतेगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा सर, मैं ऐसे ट्राई करना तो नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब माँ भी मेरे साथ है। पार्थ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, 1 महीने या उससे भी ज्यादा जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती और रहने की कोई अच्छी जगह भी, तब तक तुम और आंटी दोनों ही आराम से यहाँ पर रह सकती हो। मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नव्या ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं सर, मैं इतने दिनों तक यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ, पहले ही आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं इतने दिनों तक यहाँ पर रखकर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती, और वैसे भी अगर अक्षत को इस बारे में पता चला तो हो सकता है वह आपसे भी नाराज हो जाए, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। नव्या की यह बात सुनते ही पार्थ ने कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम नव्या, तुम हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, और मैं तुमसे कहा था ना, तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन पायल की तरह हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें और अक्षत, वो कुछ नहीं कहेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। आंटी आप समझाइए ना नव्या को, कैसी बातें कर रही है ये। पार्थ की बात सुनकर नव्या की मां ने कहा, बेटा तुमने हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नव्या बिल्कुल सही कह रही है, हम ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें कहीं और रहने की जगह तो देखनी होगी। पार्थ ने नव्या की मां और उसे दोनों को समझाते हुए कहा, हाँ लेकिन उसके लिए नव्या की जॉब लगना भी तो जरूरी है, इसीलिए मैं बस ये बोल रहा था कि जब तक उसे कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक, या फिर 1 मिनट, अगर नव्या तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी जल्दी है तो तुम मेरे पापा के ऑफिस में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। पार्थ का ये ऑफर सुनकर नव्या सोच में पड़ गई, क्योंकि वो तुरंत ही मन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा वो पार्थ के और आसान भी नहीं लेना चाहती थी, पहले ही बार तो उसे अपने घर में रखे हुए था, और अगर अब वो पार्थ के पापा के ऑफिस में ही जॉब करेगी तो वो बहुत ही सेल्फिश लगेगी। नव्या ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, नहीं सर, मैं आपके पापा के ऑफिस में जॉब कैसे कर सकती हूँ, उसके लिए भी तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है मेरी, और सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन की वजह से मुझे जब मिले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, वैसे भी वहां पर वैकेंसी है और उसे तुम इस तरह से कर लेना जैसे इंटर्नशिप तुमने अक्षत के ऑफिस में किया था, से वैसे ही, वह भी सिर्फ तब तक जब तक तुम्हें कोई अच्छी परमानेंट बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिल जाती। नव्या ने धीमी आवाज में ये सवाल किया, आपके पापा को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्थ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, इनफैक्ट पापा ने ही मुझसे कहा था कोई अच्छे काबिल इंटर्न ढूंढने के लिए, और तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं मेरी नज़र में, पूरे कॉलेज की टॉपर जो हो तुम। अपनी तारीफ सुनकर नव्या को काफी अच्छा फील हुआ, उसने पार्थ को थैंक यू बोला फिर से उसकी मदद करने के लिए, तो पार्थ भी इट्स ओके बोलकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे अपने पापा से नव्या के ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में बात करनी थी। पार्थ खुद भी अभी अपनी कंपनी में इंटर्न की तरह ही काम कर रहा था, उसे अभी तक कंपनी में कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिली थी, क्योंकि उसके पापा ने भी यही कहा था कि कंपनी में बड़ी पोजीशन पाने के लिए पार्थ को पहले खुद को प्रूव करना होगा, इसीलिए अभी सारे डिसीजन उसके पापा ही लेते थे। दूसरी तरफ ओबरॉय मैंसन में पूरा दिन बीत गया था, रात होने को आई थी, लेकिन नव्या अब तक घर वापस नहीं आई थी। दादाजी ही उसका इंतजार कर रहे थे, बाकी किसी को तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, और अक्षत भी सुबह से निकला था तो अब तक घर वापस नहीं आया था, और ना ही वो ऑफिस गया था, तो दादाजी उन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। अक्षत के लिए तो ज्यादा नहीं, क्योंकि वो अक्सर इस तरह घर से बाहर रहता था काफी देर तक, और कई बार तो कई दिनों के लिए भी गायब हो जाता था, लेकिन नव्या वह हमेशा टाइम से घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज वह नहीं आई तो दादाजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और वह बेचैनी से वही लिविंग एरिया में टहल रहे थे। दादाजी को पता था घर में किसी से भी इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो बार बार अक्षत को फोन कर रहे थे, लेकिन अक्षत का फोन स्विच ऑफ था, इसलिए वो उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, और रात के लगभग 10 बजे एकदम से घर का दरवाजा खुला और अक्षत वहां से अंदर आया।
दादाजी अक्षत और नव्या का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि नव्या अब तक नहीं आई थी और नाथ जी उसका फोन नंबर भी डायल कर रहे थे, लेकिन नव्या का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए वो नव्या के लिए बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने अक्षत को फोन करने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही घर का दरवाजा खुला और अक्षत वहां से घर के अंदर आया। अक्षत को अंदर आते देख दादाजी ने उसकी तरफ आते हुए कहा, आशु बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, लेकिन नव्या अब तक नहीं आई है। तुझे पता है क्या वो कहाँ गई है? तुझे तो बता कर गई होगी ना। अक्षत थोड़ा लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आया क्योंकि उसने इस वक्त थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में नहीं था, इसलिए दादाजी की बात उसे सुनाई भी दी और समझ में भी आए। थोड़ा सा आगे आते हुए वह अपनी जगह पर रुक गया और उसने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, चली गई वो जहां उसे जाना था, और मुझे बात कर क्यों जाएगी? मैं लगता ही कौन हूं उसका? इतना बोलते हुए अक्षत अजीब तरह से मुस्कुराया और दादाजी के साइड से निकालकर आगे सीढ़ियों की तरफ ही जाने लगा, तो दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, यह क्या बोल रहे हो तुम आशु बेटा, और तुमने पी रखी है? तुम कब से पीने लगे? अक्षत ने बहुत ही लापरवाही से कहा, जब मेरा मन करता है तब मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, मुझे किसी से पूछने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और दादू आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा, मुझे नींद आ रही है। दादाजी ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, नींद नहीं नशा कहते हैं इसको जो तुम करके आए हो। इतनी क्यों पी रखी है तुमने और कहाँ चली गई नव्या? ठीक से बताओ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? अक्षत ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, लड़ाई नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा कहाँ? वो तो बहुत ही प्यारी शांत और मासूम लड़की है ना, उसे कहाँ लड़ाई झगड़ा करना आता है? मैं ही बुरा हूँ बस, इसीलिए मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए, और वैसे भी एक दिन तो उसे जाना ही था। दादाजी ने अक्षत का हाथ छोड़ दिया था और बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। अक्षत जिस तरह से उनकी बातों का जवाब दे रहा था, दादाजी को साफ समझ में आ रहा था कि वह बिल्कुल भी इस वक्त अपने ठीक माइंड सेट में नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी बड़बड़ा रहा था। लेकिन नव्या के बारे में पूछने पर उसने एक भी सीधा जवाब नहीं दिया था, तो दादाजी ने फिर से पूछा, आशु बेटा, अभी तुम नशे की हालत में हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन नव्या तुम्हारी पत्नी है, उसके बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, वो कहाँ पर गई है? छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, पति पत्नी के बीच इतनी भी क्या नाराजगी? दादाजी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तो इस बार अक्षत ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, कोई नाराजी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है दादाजी हमारे बीच, आपको एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती? और वह अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, मैंने उसे कहीं जाने को नहीं कहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना एक दिन उसे जाना ही था, क्योंकि हमारे बीच का ये रिश्ता कभी भी परमानेंट नहीं था, ये सब बस एक दिखावा था। अक्षत की यह बात सुनकर दादाजी की जैसे बोलती बंद हो गया और उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि अक्षत इस वक्त इतने ज्यादा नशे में भी नहीं लग रहा था। वो सीधा होकर खड़ा था और बिना अटके उसने एक सांस में ये बात बोली थी। लेकिन उसके इस तरह से तेज चिल्लाने की वजह से बाकी के लोग भी अपने कमरों से निकलकर वहां पर लिविंग एरिया में आ गए। अक्षत की आवाज को ज्यादा ही तेज थी, जो वहां पर खाली लिविंग एरिया में काफी तेज गूंज रही थी। सब लोग वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि अक्षत और दादाजी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था, फिर भी अक्षत इतनी तेज आवाज में चिल्ला रहा था, तो अक्षत के डैड को सबसे ज्यादा हैरानी हुई। वो तुरंत ही अक्षत और अपने पिता के बीच आकर खड़े होते हो गए। मिस्टर ओबरॉय ने अक्षत को डांटते हुए कहा, आशु, क्या बदतमीजी है ये? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? वह भी पापा पर। मुझे लगता था कम से कम तुम पापा की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आज सुबह से लेकर अभी तक 2 बार ऐसा हो चुका है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या चल रहा है यहाँ पर? और पापा आप क्यों इस लड़के को कुछ नहीं कहते? अपने डैड की बातें सुनकर अक्षत ने उनकी तरफ देखकर भी उसी तरह मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बहुत बदतमीज हूँ मैं आपकी नज़र में, तो मैं कभी भी अच्छा नहीं था, तो फिर अब कैसे बन जाऊंगा? और वैसे भी मैं बस दादाजी की बात का जवाब दे रहा था, वो इतनी देर से नव्या के बारे में पूछकर मुझे इरिटेट कर रहे हैं, अब वो घर वापस नहीं आई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अक्षत की यह बात सुनते ही सभी लोग एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उनमें से किसी को भी अब तक पता नहीं था कि नव्या घर में नहीं थी। सबको लगा था कि वह वापस आ गई होगी और अक्षत के कमरे में होगी, लेकिन उसकी वजह से ही यहाँ पर यह सारा बवाल चल रहा था। ये सुनकर तो अलका और रक्षित दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही अक्षत की मॉम उसके डैड के बराबर से आकर खड़ी हो गई और उन्होंने अक्षत की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बीवी अब तक घर वापस नहीं आई? रात के घर 11 बजे बजने वाले हैं, कहाँ गई है वह? और तुमसे नहीं तो और किससे पूछेंगे पापा? और किसी को कुछ भी बताते हो तुम दोनों, पति पत्नी का अलग ही चलता रहता है। अपनी मॉम की ताने भरी बातें सुनकर अक्षत ने फिर से इस तरह चिल्ला कर कहा,
हम दोनों पति पत्नी नहीं है और ना ही कभी थे, इसलिए सबसे पहले तो हमें हस्बैंड वाइफ कहना बंद करिए, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था हमारे बीच। अक्षत की यह बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम हैरान रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया कि अक्षत जो अचानक से यह सारी बातें क्यों बोल रहा था। अक्षत के दादाजी ने उसके कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए कहा, आशु बेटा, क्या बकवास कर रहा है? तू होश में नहीं है, तूने ज्यादा शराब पी हुई है, इसीलिए तो ये सारी बातें बोल रहा है। नव्या तेरी पत्नी है, तू खुद ही तो 4 महीने पहले उसे शादी करके घर लेकर आया था और तब से तुम दोनों एक साथ ही तो रह रहे थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया? छोटे मोटे झगड़े की वजह से ऐसे रिश्ते नहीं टूटते बेटा। अपने दादा के हाथ पर हाथ रखते हुए अक्षत ने बहुत ही आराम से कहा, दादू यार रिलैक्स, कोई असली रिश्ता होगा तब न टूटेगा। मेरे और नव्या के बीच कभी भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं। वह किसी और से प्यार करती थी और मैं बस अपनी दोस्त की मदद करने के लिए ही उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। वह कभी भी मेरी पत्नी नहीं थी, वह हमेशा से किसी और की थी और अब उसके पास ही वापस चली गई है। अक्षत के भाई रक्षित ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की? उसकी भाभी अलका ने भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ आशु, ऐसी क्या मजबूरी थी और किसी की गर्लफ्रेंड से शादी करके उसकी कौन सी मदद कर रहे थे तुम? और सिर्फ शादी नहीं, इतने दिनों से तुम दोनों एक कमरे में भी तो रह रहे थे। अक्षत की मॉम ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, बस यही सब करो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और फिर अचानक से गायब हो गई तुम्हारी पत्नी। जिस तरह से उसे लेकर आए थे, हम दोनों सबकी तो जिंदगी हराम कर रखी है तुमने हमेशा से ही। मुझे नहीं पड़ना इन सब में। अक्षत की मॉम उसे ये सारी बातें सुनकर वहां से चली गई, लेकिन अक्षत के डैड और उसके दादा दोनों अभी भी सदमे में वहां पर ही खड़े हुए उसकी तरफ देख रहे थे। अक्षत के भाई और भाभी भी हैरान लग रहे थे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा वह लोग आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे और वह लोग अभी तक वहां से नहीं गए थे, शायद उन्हें पूरी बात जाननी थी। एक हफ्ते बाद नव्या ने पार्थ के पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और अभी 3 दिन पहले ही वह अपनी मां के साथ एक दूसरे किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी, जो कि पार्थ ने ही उसे दिलवाया था। इस बीच नव्या और अक्षत दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब उन दोनों को एक दूसरे की याद नहीं आती थी। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, क्योंकि गलती दोनों की ही थी, लेकिन वो एक दूसरे को ही गलत समझ रहे थे। नव्या ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसकी मां भी वहां पर आ गई और नव्या को दरवाजे के पास रुका हुआ देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, अभी तक तुम गई नहीं? सब ठीक तो है ना? उन्हें देखते हुए नव्या ने कहा, हाँ सब ठीक है मां, मैं बस जा ही रही थी, आप अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर नव्या वहां से निकल गई और उसके जाने के बाद उसकी मां ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह नव्या के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उन्हें इन दिनों में कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी और वह ज्यादा बातें उनके साथ शेयर भी नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी मां को टेंशन नहीं देना चाहती थी। नव्या ऑफिस पहुंच गई। आज उसका यहाँ पर चौथा दिन था और कुछ लोग अब धीरे धीरे उससे बात भी करने लगे थे। वो जैसे ही अंदर आई, उसे पार्थ भी वहां पर मिल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है नव्या, तुम तो एकदम करेक्ट टाइम पर आ गई। नव्या ने एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, मुझे लेट होना पसंद नहीं है सर, ट्रैफिक या कोई और इमरजेंसी हो बस तब ही लेट होती हूँ, मैं तो कॉलेज भी हमेशा टाइम पर पहुंचती थी। पार्थ ने मजाक में कहा, हाँ कॉलेज की टॉपर हो, अच्छे एग्जाम्पल तो सेट करने ही पड़ेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है आखिर। पार्थ वहां से जाने ही वाला था कि तभी नव्या को एकदम से कुछ याद आया और उसने पार्थ से कहा, सर 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो थोड़ी जरूरी है। नव्या ने एकदम से यह बात बोली तो पार्थ उसकी बात सुनने के लिए वहां पर रुक गया और फिर उससे कुछ बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत इन दिनों अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था और ना ही वो किसी के सामने आ रहा था, यहाँ तक उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। घर पर भी वो बहुत कम ही रहता था। वो पहले भी ऐसा ही था, सिवाय दादाजी के उसे किसी से मतलब नहीं था, पर नव्या के आने से वो धीरे धीरे ही सही। उसके ऐसी हरकतों से उसके डैड और दादाजी परेशान हो चुके थे। दादाजी ने तो 1-2 बार उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन अक्षत किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तो आज सुबह नाश्ते के बाद उसके डैड रुककर उसका इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें अक्षत से इस बारे में बात करनी थी। कुछ देर के बाद अक्षत अपने कमरे से निकला और सीधा घर से बाहर जाने लगा। उसने वहां पर मौजूद दादाजी और अपने डैड को इग्नोर किया, जैसे कि उसे कोई भी नजर ही नहीं आया हो। लेकिन अक्षत के डैड ने उसे तेज आवाज देकर रोकते हुए कहा, आशु रुको, कहाँ जा रहे हो इस वक्त?
अक्षत रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके डैड ने इस तरह सीधा उसका नाम लेकर आवाज दी तो ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा और एक गहरी सांस लेते हुए वह पीछे की तरफ मुड़ गया। उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है अब आपको इस वक्त में? कौन सा आधी रात को कहीं बाहर जा रहा हूं मैं जो ऐसे रोक रहे हैं मुझे? मिस्टर ओबरॉय ने उसे डांटते हुए कहा, आधी रात को जाते नहीं लेकिन आधी रात को वापस जरूर आते हो। सब पता है मुझे, कल रात को तुम 3 बजे वापस आए हो। ये सब नहीं चलेगा। और ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया है तुमने? तुम्हें क्या लगता है बहुत ज्यादा काबिल बन गए हो तुम 4 दिन ऑफिस जाकर? अपने डैड की बातें सुनकर अक्षत ने उन्हें इग्नोर करते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर अक्षत तेज कदमों से चलता हुआ वहां से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इस तरह बाहर भी निकल गया। अक्षत के डैड और दादाजी दोनों ही उसे वहां से जाते हुए देखते रह गए, कोई भी उसे रोक नहीं पाया। अक्षत वहां से निकला और अपनी कार ड्राइव करते हुए घर से काफी दूर आ गया। तब उसने सड़क के साइड में एकदम से कार रोक दी और अपना मोबाइल फोन निकाला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या करे और क्या नहीं, इसलिए उसने तुरंत ही पार्थ का नंबर डायल कर दिया क्योंकि ऐसे टाइम में उसका दोस्त पार्थ ही उसे सही एडवाइस देता था। इसलिए अक्षत को सिर्फ उसकी याद आई। पिछले एक हफ्ते में वह पार्थ से भी नहीं मिला था और जब जब उसका फोन आया था अक्षत ने उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। इसीलिए वो पार्थ को फोन कॉल करने में थोड़ा सा सोच रहा था, लेकिन जैसे ही अक्षर ने उसे फोन कॉल की उसने तुरंत ही अक्षत की कॉल रिसीव कर ली और उसे टोंट करते हुए कहा, चलो खैर मुझे याद तो किया तूने, पता नहीं कहाँ गायब है इतने दिनों से, ठीक से बात भी नहीं कर रहा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? अक्षत ने उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए पूछा, पार्थ तू अभी कहाँ है? मुझे तुझसे मिलना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। नव्या? वो बस इतना कह ही पाया था कि फिर वो चुप रह गया। अक्षत की बात सुन पार्थ भी उसके लिए थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि अक्षत की आवाज एकदम बदली हुई लग रही थी। वो सच में बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहा था। इसलिए पार्थ ने कहा, क्या हुआ है यार, तू ठीक तो है ना? देख शाम को मिले क्या? मैं अभी पापा के साथ ऑफिस में हूं तो मैं निकल नहीं पाऊंगा कुछ घंटे तक। पार्थ ने जैसे ही उसे यह बात बताई तो अक्षत ने थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, मैं वहीं आ जाता हूं क्योंकि मुझे अभी मिलना है, मैं शाम तक का वेट नहीं कर पाऊंगा। पार्थ कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही अपनी बात कहकर अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मोबाइल फोन साइड वाली कर की सीट पर फेंक कर उसने दोबारा से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा पार्थ के ऑफिस की तरफ ही जाने लगा। आज नव्या को गए हुए पूरा एक हफ्ता बीत गया था और इस एक हफ्ते में उन दोनों ने ही एक दूसरे से कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की थी। नील के भड़काने पर भी अक्षत को यकीन था कि नव्या इस तरह उसके पास तो बिल्कुल नहीं गई होगी, वो जरूर अपनी माँ के पास गई होगी। जो कुछ भी उस दिन उन दोनों के बीच हुआ उसके बाद नव्या का उसे छोड़कर जाना अक्षत को बहुत हट कर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे उसे छोड़कर जाएगी। लड़ाई किस पति पत्नी के बीच नहीं होती, पर यहाँ तो वो उससे ठीक से लड़ी भी कहाँ थी, उससे लड़े बगैर ही चली गई। ये सोचते हुए वो बेचैन सा होकर तड़प उठा क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा कोई आया था जिसे उसने अपने दादाजी की तरह अपना माना था। अक्षत पार्थ के ऑफिस पहुंच गया था। उसने एक नज़र खुद को कार के मिरर में देखा तो वाकई उसकी हालत कितनी बदली हुई थी। उसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी और बाल वो भी बिखरे हुए से थे। एक गहरी सांस लेकर छोड़ उसने अब कार का डोर ओपन किया और बाहर निकल वो सीधा लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनट में वो पार्थ के पास जा पहुंचा और उसने पार्थ के बगल वाले को उसकी जगह से उठाकर खुद बैठते हुए पूछा, कितना टाइम लगेगा तुझे? इस पर पार्थ ने अपना काम करते हुए कहा, कहा ना तुझे कि शाम तक तो बैठना पड़ेगा। मेरा बाप तेरे बाप की तरह अच्छा नहीं है जो मुझे सीधा अपना केबिन थमा दे। देख इन सब की तरह एक एम्प्लॉय के जैसे काम कर रहा हूं। अक्षत ने इधर उधर देख सीरियस होते हुए धीरे से कहा, तेरा बाप मेरे बाप से कई गुना बेहतर है, कम से कम तुझे प्यार तो करता है। पार्थ ने उसकी बात सुन उसे देख धीरे से कहा, क्या यार तू भी? अक्षत ने उठकर खड़े होकर कहा, रुक, मैं अंकल से बात करके आता हूं कि वो तुझे जल्दी फ्री कर दे। पार्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कोशिश कर ले। अक्षत ने उसे इग्नोर किया और उसके डैड के केबिन की तरफ ही बढ़ गया। अक्षत ने डोर के बाहर नॉक कर थोड़ा सा डोर ओपन करते हुए पूछा, हेलो अंकल। पार्थ के पापा जो कि किसी एम्प्लॉय के साथ किसी फाइल में उलझे हुए थे, उन्होंने उसकी आवाज सुन उसे देख खुश होते हुए कहा, हे अक्षत, कम इनसाइड।
वहीं अक्षत, जो कि पार्थ के पापा के बगल से खड़ी नव्या को देख हैरान हो चुका था, पर उनकी आवाज सुनते ही होश में आया और उसने हल्का सा मुस्कुरा कर डोर को ओपन कर नव्या को घूरते हुए एंट्री ली की। तभी नव्या, जो कि खुद उसे यहाँ देख हैरान थी, वो भी उससे घूरने लगी, पर जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, सर आप बात कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। पार्थ के पापा ने हाँ में सिर हिलाया तो नव्या अपना सामान समेत वहां से अपना सिर झुकाए चली गई। अक्षत ने उसे अपनी तिरछी नजरों से घूर कर देखा और उसके जाते ही वो मुस्कुराता हुआ पार्थ के पापा के गले मिला। सच कहें तो उसे पार्थ के पापा बहुत कूल लगते थे। वो उनके साथ जितना कंफर्टेबल होकर बात कर पाता था, उतना तो वो कभी अपने डैड के साथ हो ही नहीं पाया। उसे पार्थ के मॉम डैड दोनों ही अच्छे लगते थे। उसकी मम्मी पार्थ से कितना प्यार करती थी। वो जब भी उनसे मिलता तो यही ख्याल आता कि उसकी मॉम ऐसी क्यों नहीं है, वो क्यों उसे प्यार नहीं करती, या करती है तो क्यों उसे नहीं जताती। खैर, अब वो अपनी मॉम के बिहेवियर का आदी हो चुका था। उसे उनसे फर्क पड़ना बंद हो चुका था। पार्थ के पापा ने उससे पूछा, और सब ठीक है घर में, अंकल जी कैसे हैं? तो अक्षत ने कुछ सोचते हुए कहा, दादू ठीक है, कभी आइए उनसे मिलने, उन्हें भी अच्छा लगेगा। पार्थ के पापा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर। और बताओ, सुना है ओबरॉय साहब ने तुम्हारे कंधों पर आखिरकार अपनी ऑफिस की जिम्मेदारी डाल ही दी। अक्षत ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर इतनी जल्दी कहाँ खत्म होने वाला था। कुछ देर बाद अक्षत पार्थ के पास वापस लौट कर आया तो पार्थ ने मुस्कुराते हुए पूछा, मिल गई परमिशन? अक्षत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मम तू एक सेकंड आ मेरे साथ। पार्थ उठकर उसके साथ गया तो ऑफिस से बाहर निकलते ही अक्षत पार्थ पर लगभग झपट पड़ा और उसने गुस्से में पार्थ को वॉल से सटाते हुए पूछा, तुझे सब पता है ना? पार्थ ने हैरान होते हुए पूछा, क्या पता है बे? इस पर अक्षत ने गुस्से में कहा कि मैं और नव्या साथ नहीं, मैंने देखा अभी उसको, वो यहाँ तेरे ऑफिस में जॉब कर रही है। अक्षत की बात सुन पार्थ ने उसे दूर धकेलते हुए गुस्से में कहा, हाँ पता है सब तो, पर एज अ बेस्ट फ्रेंड तूने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, जो पता चला नव्या से चला। अक्षत ने भड़कते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या मिला था तुझसे? इस पर पार्थ ने कहा, फोन करता था ना मैं, फिर भी कुछ बोला तू? पार्थ ने आगे गुस्से में कहा, इतना कुछ हुआ और फिर भी तूने कुछ बताया मुझे? आधी रात में अपनी माँ के साथ रोड पर मिली थी नव्या मुझको। अक्षत ने सुना तो हैरान होते हुए पार्थ को देखा तो पार्थ ने कहा, ऐसे मत देख। और तू क्या बोला उसको? उसने धोखा दिया तुझे? तू उसे खुश नहीं रख पा रहा, बस इसलिए कि तूने उसे नील के साथ देखा? अक्षत ने पार्थ की बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने मना किया था उसको उस नील से मिलने के लिए, पर नहीं, वो फिर भी उससे मिलती रही और डेली मिलती थी, तो इससे मैं क्या समझूं? अक्षत ने जैसे ही चिल्लाकर पार्थ से पूछा कि तभी नव्या ऑफिस डोर से बाहर निकली और जैसे ही उसने कुछ दूरी पर सामने खड़े अक्षत और पार्थ को देखा तो वो ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गई। असल में वो अक्षत को अपने सामने देख इमोशनल हो गई थी और अब उसका अपना काम कर पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो जल्दी फ्री होकर घर जा रही थी, पर उसका एक बार फिर अक्षत से सामना हो गया था। वहीं अक्षत ने उसे देखा तो गुस्से से भर गया और उसने पार्थ को छोड़ नव्या के करीब जा उसे पकड़कर अपने पास खींचते हुए पूछा, अब क्या प्लान बना रही हो? हम मुझसे मन नहीं भरा तो अब मेरे दोस्त का भी इस्तेमाल कर रही हो? नव्या ने अक्षत की बात सुन इधर उधर देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। इस पर अक्षत ने हंसते हुए कहा, डोंट बी शाय, अब तुम्हारी चालाकियां समझ आती हैं, बता दो, खुलकर कहो कि अब इसे क्यों पागल बना रही हो, क्योंकि मुझे तो पूरी तरह से बना नहीं पाए। अक्षत को देख पार्थ उसके पास आया और उसने अक्षत से कहा, अक्षत छोड़ इसे, और क्या बकवास कर रहा है? पर अक्षत ने नव्या के हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए पार्थ से कहा, तू बीच में मत पड़, ये इसका और मेरा मैटर है। इतना कहकर अक्षत ने एक झटके में नव्या को अपने साथ खींच कुछ कदम चलकर लिफ्ट का बटन दबाया तो नव्या ने उस पर चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वहीं पार्थ ने भी अक्षत से कहा, अक्षत तू पागल हो गया है क्या? क्यों इसका और खुद का तमाशा बना रहा है? तमाशा ना बने इसलिए इसे यहां से लेकर जा रहा हूं। ये कहते हुए अक्षत लिफ्ट का डोर ओपन होते ही उसमें एंटर हुआ और नव्या को अपने साथ खींच कर ले गया। पार्थ ने भी उन दोनों के साथ जाना चाहा था, पर अक्षत इतना फास्ट था कि उसने लिफ्ट के बटन्स को दबा जल्दी से लिफ्ट का डोर क्लोज किया तो नव्या इस बार लगभग रोते हुए चिल्लाई, क्या परेशानी है आपकी, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? अक्षत ने नव्या को अगले ही पल लिफ्ट की वॉल से सटाते हुए कहा, मैं परेशान कर रहा हूं या तुम मुझे परेशान कर रही हो?
क्या फैला कर रखा है तुमने? क्या बोला मेरे बारे में पार्थ को? बोलो। अक्षत ने गुस्से में नव्या को घूरते हुए उससे पूछा तो नव्या ने उसे जवाब देते हुए कहा, आपकी सोच ही घटिया है। मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि आप परेशान हो। इतनी देर में लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो नव्या ने अक्षत को दूर झटक दिया और जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकली तो ये ऑफिस का पार्किंग एरिया था। वो मुड़ी थी कि तभी बाहर निकल अक्षत ने उसे एक बार फिर पकड़ वहां पास ही खड़ी कार से सटाते हुए कहा, मेरी सोच घटिया है या तुम्हारी नियत? दो से मन नहीं भरा तुम्हारा जो अब पार्थ को काबू करने की कोशिश कर रही हो। कितना गिरोगी तुम? अक्षत की बात सुन नव्या की आंखें एक बार फिर भर आईं। अक्षत के शब्द उसके कान में मानो गर्म लोहे के समान लग रहे थे। उसने रोते हुए अक्षत से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज अक्षत, मुझे छोड़िए। मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना, छोड़िए मुझे। अक्षत ने उसे देखते हुए इस बात उदास होते हुए कहा, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा नव्या। क्या सच में तुम्हें मुझसे जरा भी लगाव नहीं हुआ इन बीते महीनों में? नव्या अक्षत की बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही किसी ने अक्षत की कॉलर पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए एक जोर का पंच सीधे उसके मुंह पर जड़ा तो अक्षत लड़खड़ा गया। वहीं नव्या वो अचानक हुए इस हमले से घबरा गई और उसने अक्षत को देखा कि तभी उस हटे कट्टे 6 फुटिया आदमी ने एक बार फिर अक्षत पर हाथ उठाया तो नव्या चिल्लाए, रुकिए, कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अक्षत ने उसे देखते हुए इस बार उदास होते हुए कहा, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा नव्या। क्या सच में तुम्हें मुझसे जरा भी लगाव नहीं हुआ इन बीते महीनों में? नव्या अक्षत की बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही किसी ने अक्षत की कॉलर पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए एक जोर का पंच सीधे उसके मुंह पर जड़ा तो अक्षत लड़खड़ा गया। वहीं नव्या वो अचानक हुए इस हमले से घबरा गई और उसने अक्षत को देखा कि तभी उस हटे कट्टे 6 फुटिया आदमी ने एक बार फिर अक्षत पर हाथ उठाया तो नव्या चिल्लाए, रुकिए, कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं आप? वहीं वो आदमी अक्षत को बुरी तरह से पीटते हुए बोला, क्या कर रहे थे लड़की के साथ? हम? तो इस बार अक्षत ने भी उसके वार से बच उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ओह हेलो, कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये कहते हुए अक्षत ने उस आदमी के मुंह पर पंच मारा तो वो आदमी कुछ पीछे हटा कि तभी लिफ्ट खुली और पार्थ बाहर आया तो नव्या ने भागकर पार्थ से कहा, सर, वो वहां, वो आदमी अक्षत को मार रहा है। इधर अक्षत के अगले वार से बच उस आदमी ने कहा, बच्चे, जवानी के जोश में होश मत खो, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, लड़की को जाने दे। उस आदमी की बात सुन अक्षत समझ गया था कि ये आदमी उसे और नव्या को देख कुछ गलत समझ बैठा है, इसलिए अक्षत ने उस आदमी को क्लियर करना चाहा था कि उससे पहले पार्थ उन दोनों ने के बीच में आ दोनों को रोका और जैसे ही नजर उस आदमी पर पड़ी तो पार्थ ने जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मिस्टर आदर्श। वहीं अक्षत वो रुककर उस आदमी को देखने लगा। कद में वो उससे भी ऊंचा था। सांवला रंग, परफेक्ट जॉ लाइन के साथ आकर्षक नयन नक्श। अपने दोनों कानों में उसने प्लेटिनम के कुंडल पहने हुए थे। ग्रे कलर के फिटेड सूट में उसका गठीला बदन और भी आकर्षक लग रहा था। उस आदमी ने पार्थ से हाथ मिलाते हुए पूछा, ये कैसे लोगों को आपने काम पर रखा है? आदर्श के कहने पर अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, ओह हेलो, मैं लोगों को काम पर रखता हूं, खुद काम नहीं करता। आदर्श ने सुना तो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लगता ही है, बच्चे काम में मन लगाओ, लड़कीबाजी में नहीं। आदर्श की बात सुन अक्षत चिढ़ गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, थैंक्स फॉर द एडवाइस, पर आप यहां गलत हैं मिस्टर। अक्षत अटका तो आदर्श ने आगे कहा, आदर्श ठाकुर, माई सेल्फ आदर्श ठाकुर। अक्षत ने कहा, जो भी हो। वो आगे बोल पाता उससे पहले पार्थ ने बीच में आते हुए कहा, अक्षत, यार कंट्रोल, हमारे न्यू बिजनेस के इन्वेस्टर है ये, तो रुक जा वरना मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। आखिर की लाइन पार्थ ने अक्षत के कान में फुसफुसाते हुए कही तो अक्षत कुछ सोच चुप हुआ और अब उसने इधर उधर देखा कि तब तक नव्या उसे चकमा देकर भाग चुकी थी। ये देख वो सब छोड़ जल्दी से कार में बैठ वहां से निकल गया और पार्थ आदर्श को अपने साथ ऑफिस में ले गया। इधर नव्या वो जल्दी जल्दी चलकर चौराहे पर पहुंचने वाली थी कि उससे पहले एक कार ने ओवरटेक कर उसे रोकना चाहा तो वो डर कर रुक गई कि तभी कार में से अक्षत बाहर निकला और उसने नव्या को घूरते हुए गुस्से में कहा, गाड़ी में बैठो। नव्या ने उसकी बात सुन उससे मुंह फेर लिया तो ये देख अक्षत ने गुस्से में कहा, गाड़ी में बैठो वरना मुझे तुम्हारा बीच रोड पर तमाशा बनाने में जरा भी समय नहीं लगेगा। उसकी बात सुन नव्या ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल चुपचाप जाकर कार में बैठ गई।
अक्षत भी अपने शेड्स चढ़ाकर अंदर कार में बैठा और उसने कार स्टार्ट ही की थी कि तभी नव्या ने अपने पतले पतले नाजुक से हाथों से उसकी बाह पर मारना शुरू कर दिया। वो रोने लगी थी। अक्षत ने उसके ऐसा करने पर उसे रोका नहीं बल्कि कार रोड पर दौड़ा दी। तो अब नव्या ने रोते हुए पूछा, आखिर चाहते क्या हैं आप? यही जानना ना आपको कि वो नील मुझसे क्यों मिलता था? हाँ, मैं कबूल करती हूँ कि वो मुझसे मिलता था, पर रोज यही बोलने कि मैं उसके पास वापस लौट आऊं, इससे ज्यादा उसने कभी कुछ नहीं कहा। नव्या ने रोते हुए बताया। तो अक्षत हैरानी से कभी उसे तो कभी रोड पर देखता। अक्षत ने गुस्से में कहा, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि उससे दूर रहना। नव्या ने गुस्से में कहा, आप होते कौन है कुछ कहने वाले? कोई नहीं है आप मेरे। ये कहना भर था कि अक्षत ने नव्या की खींच अपने करीब करते हुए कहा, पति हूं तुम्हारा, हक मेरा तुम पर। इस पर नव्या ने कहा, कैसा पति? जो कुछ देर पहले रोड पर मेरा तमाशा बनाने की धमकी दे रहा था वो पति? अक्षत ने नव्या की बात सुन उसे घूर कर देखा और फिर नव्या पर भड़कते हुए कहा, ऐसी बात थी तो तुम शांति से पहले भी मुझे ये सब बता सकती थी, तो इतना कुछ होता ही नहीं। नव्या ने अक्षत की बात सुनकर कहा, आप भी तो इल्जाम लगाने की बजाय मुझ पर भरोसा कर सकते थे। क्या वो किया आपने? अक्षत ने नव्या को घूर कर देखा तो नव्या ने उससे मुंह फेर लिया और फिर रोते हुए कहा, कितना भला बुरा कहा मुझे, घटिया इल्जाम लगाए मुझ पर बगैर कुछ जाने कुछ समझे। फिर मैं कौन होती हूं सफाई देने वाली? आप पहले ही सब कुछ अपने हिसाब से सोचकर बैठे थे तो मैं क्या ही सच बता पाती आपको, क्योंकि उस वक्त तो मैं आपको ऐसी औरत लग रही थी जो कि अपने पति को धोखा देती है। सच कहें तो आपने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, बस मेरा फायदा उठाया है। और अब जब डाइवोर्स चाहिए और डाइवोर्स की डेट नजदीक आ गई तो ये सब नाटक खेला आपने मेरे साथ। ये कहते हुए नव्या अब फफक कर रो पड़ी कि तभी कार किसी बिल्डिंग की पार्किंग में आकर रुकी। नव्या ने अपनी भरी भरी आंखों से इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ लेकर आए हैं मुझे? पर अक्षत वो चुपचाप कार से बाहर निकल गया। तो नव्या हैरान और परेशान दोनों हो गई कि आखिर वो उसके साथ करना क्या चाहता है। अक्षत इस वक्त नव्या को एक 5 स्टार होटल के रूम में लेकर आया था। नव्या ने रूम में इधर उधर देख डोर लॉक करते अक्षत से घबराकर पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं आप? अक्षत ने पलटकर उसे देख गुस्से में अगले ही पल उसे अपने पास खींचते हुए पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम साबित क्या करना चाहती हो। उस रात मैंने कहा था क्या तुम्हें कि तुम घर से चली जाओ? तुम अपनी मर्जी से चली गई और गई तो गई, फिर मुझे ये बताने तक की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे ताऊ जी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। ये बातें मुझे दूसरों से पता चल रही हैं क्यों? नव्या ने अक्षत की बात को सुना तो उसे नासमझी में देखा और फिर अचानक से हंसते हुए कहा, अक्षत, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने आपको कुछ क्यों नहीं बताया? नव्या ने अक्षत से खुद को छुड़ाते हुए आगे कहा, उस रात मुझ पर बिना कुछ जाने आपने घटिया इल्जाम लगाए। आपको मुझ पर शक था और फिर भी आप चाहते थे कि मैं आपके साथ आपके कमरे में आपके बिस्तर पर बेशर्मों की तरह पड़ी रहूं। हरगिज नहीं मिस्टर ओबरॉय, इतनी बेगैरत नहीं हूं मैं। आपकी तरह पैसे नहीं है मेरे पास, पर इज्जत जितनी आपके पास है उतनी ही सबके पास होती है, मेरे पास भी है। ये कहते हुए नव्या की आंखें भर आईं, पर उसने अपने आंसुओं को पोंछ धीरे से कहा, मैं चाहती तो उस रात ही आपकी गलतफहमी दूर कर सकती थी, पर मैंने नहीं की। और क्यों करती? क्या सिर्फ उस नील से बात करने पर आप मेरे कैरेक्टर को जज कर सकते हैं? इतने दिन आपके साथ थी मैं, आप फिर भी मुझे जान ना सके जो इस तरह के घटिया इल्जाम लगाएं? और या फिर थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे कि मैं खुद आपको उसके बारे में कुछ बता पाती? नव्या ने आगे कहा, याद हो आपको तो उस वक्त मेरे एग्जाम चल रहे थे। पढ़ने के अलावा मेरे पास आपसे बात करने की भी फुर्सत नहीं थी और ना ही उन दिनों हमारी बात हो पाती थी, तो मैं कैसे आपको बोलती कि नील क्यों मेरे पीछे था? और ना ही आपने मुझसे पूछने की कोशिश की, सीधे बस इल्जाम लगा दिए। नव्या की बात सुन अक्षत ने उसके पास आते हुए कहा, हाँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ? इस पर नव्या ने भड़कते हुए कहा, हाँ तो मैं चली भी गई तो कौन सा आपने मुझे ढूंढने की कोशिश की? अक्षत ने नव्या को पकड़ते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं नाराज था तुमसे और मुझे लगा था कि तुम अपनी माँ के घर गई होंगी, पर आज मुझे पार्थ और उसके पापा से पता चला कि तुम्हारे ताऊ जी ने तुम्हें और माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। नव्या ने हिकारत भरी नजरों से अक्षत को घूर कर देखा और फिर उससे दूर होते हुए कहा, हाँ तो आज ये भी जान लो कि नील सिर्फ मुझसे बस एक ही बात बार बार कहने के लिए मेरे पास आता था कि वो मुझसे अब भी प्यार करता है। इसके अलावा उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और मैंने हमेशा उसे इग्नोर किया है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं थी और फिर भी आपको यकीन नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर नव्या अब वहां 1 मिनट भी नहीं रुकी और अगले ही पल डोर ओपन कर वहां से चली गई।
वहीं उसके जाते ही हैरान और परेशान अक्षत सदमा सा खाकर बेड पर बैठ गया। उसकी बातें गलत तो नहीं थी। उसने क्यों एक बार भी उससे सच पूछने की कोशिश नहीं की, और तो और वो क्यों उस नील को देख इतना पागल हो गया कि नव्या के बारे में कुछ भी गलत सोच गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? सब कुछ सोचकर अक्षत को अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, और तो और शर्म भी महसूस हो रही थी। उस रात उसने नव्या के लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग किया था। वो ऐसे कैसे उस पर एतबार नहीं रख पाया। वहीं दूसरी तरफ नव्या को अक्षत पर अब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब भी खुद को सही साबित करने पर तुला हुआ था। अगले दिन नव्या समय पर ही ऑफिस आ चुकी थी। वो अपने काम में बिजी थी कि तभी उसे कॉल कर मिस्टर खन्ना यानी कि पार्थ के पापा ने अपने केबिन में बुलाया। नव्या जैसे ही केबिन में पहुंची तो देखा मिस्टर खन्ना के साथ वो कल वाला ही आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर ही नव्या घबरा गई। एक तो उसकी पैनी नजर, ऊपर से उसका अच्छा खासा पहलवानों वाला शरीर, कल वो सच में अक्षत पर भारी पड़ गया था। वहीं मिस्टर खन्ना ने अब नव्या का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, नव्या, तुम्हें जो फाइल रेडी करने को कहा था वो हो गई रेडी? नव्या ने उनके पूछने पर अपना सिर हिला जल्दी से कहा, यस सर, ये रही। ये कहते हुए नव्या ने वो फाइल आगे कर दी। वहीं मिस्टर खन्ना के सामने बैठे उस शख्स ने एक नज़र नव्या को देखा और फिर वापस से मिस्टर खन्ना की तरफ देखने लगा कि तभी मिस्टर खन्ना ने कहा, ठाकुर साहब, आप देख लें ये फाइल। इसमें साइट से जुड़ी वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए थी। उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर फाइल उनसे ली कि तभी नव्या ने बीच में बोलते हुए पूछा, सर अब जाऊं? मिस्टर खन्ना ने हाँ में सिर हिलाया तो नव्या जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। उसकी जान में जान आई थी कि तभी रावी का कॉल आ गया। नव्या ने थोड़ी देर उससे बात की और फिर कॉल कट कर आगे बढ़ी कि तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दे रोकते हुए कहा, रुको लड़की। नव्या ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो ठिठक कर अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़ी रह गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।